मैं बलजिंदर कौर नागरी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। पिछले उसमें हमने उपसर्ग प्रत्यय पढ़े थे। आज हम समास का अध्ययन करने जा रहे हैं। अगर आपने उपसर्ग और प्रत्यय नहीं पढ़े हैं तो हमारे पिछले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। रचना के आधार पर और रचना मुख्यतः शब्दों की जो है वो 3 आधार पर की जाती है, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। तो इस प्रकार से हम आज समास की परिभाषा के बारे में आपको जानकारी देंगे। समास किसे कहते हैं, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समास के प्रयोग क्यों किए जाते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ है मेल, मिलाप या संक्षेप। समास 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं। 2 शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहा जाता है। जैसे रसोई के लिए घर कहने की जगह रसोई घर कहना अधिक उपयुक्त लगता है या सही लगता है, क्योंकि रसोई के लिए घर जब आपने कहा तो ये इतना बड़ा शब्द जो है इसी का ही हम संक्षिप्तीकरण या छोटा हम इसे करते हैं। और कोई भी व्यक्ति इसे रसोई के लिए घर कहने के स्थान पर रसोई घर यदि कहता है तो वो समासिक शब्द बन जाता है और एक छोटा शब्द बन जाता है। इस प्रकार से समास प्रक्रिया में 2 पदों के बीच आने वाले कुछ व्याकरणिक शब्दों का हम लोप करने से दोनों पद पास पास आ जाते हैं। और जैसे के लिए को हमने हटा दिया था, उसी प्रकार से हम देखेंगे कि किस प्रकार से 2 शब्द अगर हैं उनको हम जोड़ देते हैं तो बीच वाले जो शब्द हैं उनका किस प्रकार से लोप होता है। तो पूर्व पद और उत्तर पद हो जाते हैं। उसी प्रकार से इसकी परिभाषा को समझना भी अति आवश्यक है। परिभाषा परस्पर संबंध रखने वाले 1 से अधिक शब्दों के संक्षिप्तीकरण कहते हैं छोटा कर देना, संक्षेप कर देना, मेल की प्रक्रिया समास कहलाती है। तो समास की परिभाषा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। समस्त पद के पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। कभी भी आपसे ये पूछा जा सकता है कि पूर्व पद क्या है और उत्तर पद क्या है। पूर्व पहला पद, जैसे राजमहल आपके स्क्रीन पर दिया गया है तो राज पहला शब्द है तो ये पूर्व पद है और महल दूसरा पद हुआ, तो पूर्व पद उत्तर पद की जानकारी अति आवश्यक है। समास प्रक्रिया में पूर्व पद और उत्तर पद को मिलाने वाली विभक्तियों का लोप हो जाता है। बार बार व्याकरण में विभक्ति का तात्पर्य ही कारक चिन्हों से होता है, यानी कि कारक चिन्हों को हटा देने पर, लोप हो जाने पर जो है वहाँ पर समास की प्रक्रिया में क्या परिवर्तन आता है, क्या बदलाव हो जाते हैं, इसको भी समझना चाहिए। समास विग्रह यानी अलग करना, समस्त पदों के खंडों को अलग अलग करना, समासिक शब्दों के बीच का संबंध स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे समस्त पद बना देशभक्ति शब्द था, अब हमने उसको विग्रह किया, अलग किया समास विग्रह के लिए, तो देश के लिए भक्ति बना के लिए, ये आपका विभक्ति चिन्ह है, कारक चिन्ह लगा हुआ है। समास के भेद 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व और बहुब्रीहि समास। अव्ययी भाव समास के बारे में जानकारी, जिस समास का पहला पद अव्यय होता है। अब आपने पहले ही समझ लिया था कि पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है। तो पहला पद प्रधान है, अव्यय है, उसका महत्व है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास में लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि परिवर्तित नहीं होता है, तो वहाँ में ये परिवर्तन नहीं है, अव्यय शब्दों में नहीं होते हैं। उदाहरण आपकी स्क्रीन पर है, जैसे आजीवन, आ प्लस जीवन है तो जीवन भर के लिए शब्द का प्रयोग। आमरण, आधनमरण, प्रतिदिन, प्रतिधन, दिन, हर दिन, और भर पेट, भर धन पेट, पेट भर कर के लिए शब्द आए हैं। ये अव्ययी भाव के इस तरह के उदाहरण आपको मिलेंगे। दूसरा है हमारा तत्पुरुष समास, जिस समास में पूर्व पद पहला पद गौण होता है और उत्तर पद प्रधान होगा, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष की रचना में समस्त पदों के बीच में आने वाले परसर्ग या विभक्ति जब भी कही जाएगी तो आपके कारक चिन्ह होंगे।
आदि का लोप हो जाता है, यानी वो हट जाते हैं। गायब हो जाना लोप होना होता है। जैसे स्वर्ग को प्राप्त शब्द बना, प्लस प्लस करके लिखा गया होता है। वो दो शब्द मिले होते हैं, यानी एक उत्तर पद होता है, एक पूर्व पद होता है। हस्तलिखित, हस्त से लिखित यानी हाथ से लिखा गया के लिए हम प्रयोग करते हैं। पाठ के लिए शाला अगर है तो पाठ धनशाला लिखा गया है, के लिए का प्रयोग हुआ है। गंगा तट में का प्रयोग हुआ है, तो गंगा का तट शब्द बना है। कर्मधारय समास, जिस समास का पहला पद विशेषण यानी कि विशेषता को दर्शाएगा, बताएगा, दूसरा पद विशेष यानी किसी चीज़ की विशेषता को ही दर्शाएगा, बताएगा, इसलिए विशेषण और विशेष्य का होना भी आवश्यक। और पहला पद उपमान तथा दूसरा उपमेय, यानी किसी चीज़ को हम किसी चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं, उसको उसके साथ उसकी तुलना करते हैं, तो वहाँ पर इस प्रकार से कर्मधारय समास होते हैं। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, अर्थात कमल की विशेषता क्या है, उसका रंग जो बता दिया गया वो उसकी विशेषता है, तो कमल की विशेषता को दर्शाया है, बताया है। नीली है जो गाय, तो नील गाय को हम कहते हैं, तो गाय के रंग की विशेषता बता दी गई है। मुख रूपी चंद्र, चेहरा जो है उसका कैसा है उसको दर्शाया गया है, उसके सौंदर्य को बताया गया है। आँखें कैसी हैं, मृग के समान नयन, यानी कि हिरण की तरह उसकी आँखों की तुलना की गई है, तो कर्मधारय समास है, तुलना है, उपमेय और उपमान और विशेषण और विशेष दर्शाए जा रहे हैं, पता चलते हैं। इसी प्रकार हम द्विगु समास का अध्ययन करते हैं। द्विगु समास में बहुत ही आसानी से आप संख्यावाचक, अगर पहला पद आपको पूर्व पद संख्यावाची दिखाई देता है तथा किसी समूह विशेष का भी बोध कराता है, तो उसे आप द्विगु समास कहते हैं। चौराहा, जहाँ चार रास्ते मिलते हैं आप बोलते हैं। नौ ग्रह जहाँ पर मिलते हैं उसका समाहार हो जाता है, तो आप नवग्रह कह देते हैं, ये भी संख्या का बोध है। नौ शब्द, चार पैरों की वो चारपाई है, तो चारपाई शब्द का की बात करते हैं। दो रास्ते जहाँ मिलते हैं वहाँ पर आप दोराहे शब्द का प्रयोग करते हैं, तो इस प्रकार के शब्द आपके संख्यावाची होते हैं। द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद समान होंगे, यानी कोई भी दोनों पद में से एक की दूसरे की प्रधानता कहीं भी कम नहीं होगी, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। राम और लक्ष्मण, राम लक्ष्मण, इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको ये समझ लेना है कि अगर कहीं पर राम और लक्ष्मण योजक चिन्ह भी लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि छोटा सा हाइफन दिखाई दे गया, तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। उसको आप बहुत शीघ्र पहचान सकते हैं। राजा और रानी, राजा रानी, जन्म और मरण, जन्म मरण, दाल और रोटी कह दिया तो ये और शब्द के लिए एक योजक चिन्ह लग जाता है छोटा सा, इसलिए दाल रोटी शब्द बना। तो द्वंद्व समास की पहचान आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। बहुब्रीहि समास क्या है? जिस समास में कोई भी पद प्रधान न हो बल्कि समस्त पद यानी किसी अन्य प्रधान वस्तु व्यक्ति का बोध कराता है, विशेष उसमें वो दिखा देता है, प्रधानता दिखाई जाती है, महत्व होता है, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। नीला है कंठ जिसका, इस तरह के बहुत ही विशेष उसके लिए शब्द आते हैं। नीलकंठ शिव जी के लिए आप प्रयोग करते हैं। दश है आनंद जिसके, एकमात्र दशानन, रावण के लिए ये शब्द इसका प्रयोग होता है। गज के समान मुख वाले गजानन हैं, गणेश जी के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। चंद्र है शिखर पर जिसके, यानी चांद जो है शिव जी के माथे पर जटाओं पर ऊपर लगा हुआ दिखाई देता था, इसलिए हम क्या करते हैं, चंद्रशेखर का नाम लेते हैं और वो शिव जी के लिए शब्द होता है। तो विशेष उसके व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए जब आपका इस तरह का अन्य पद प्रधान हो जाएगा तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। कर्मधारय एवं बहुब्रीहि समास में अंतर आपको ज्ञात हो, जिससे कि कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो और आपकी गलती नहीं हो, इसलिए समास का जो अंतर है इसको भी समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है। कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है,
तथा बहुब्रीहि समास में अन्य पद का अर्थ प्रधान हो जाता है। जैसे शिव का आपने सुना अभी। कर्मधारय समास में विशेषण, विशेष और उपमेय, उपमान को ध्यान में रखना चाहिए कि कहीं पर विशेषता बता दी गई, किसी चीज़ की बता दी गई, उसको उपमेय उपमान से कंपेयर हो गया, तो वहाँ पर सीधे सीधे आपके कर्मधारय और बहुब्रीहि में कहाँ अंतर है ये आपको पता होना चाहिए। कर्मधारय हमेशा विशेषण और विशेषता वहाँ पर लेकर के दिखाई देंगे। पीतांबर, पीत पीले रंग को कहते हैं, पीला है जो अंबर, कंपेयर कर दिया गया, तुलना कर दी गई, तो इसलिए कर्मधारय हो गया। पीतांबर, पीत पीला है, अंबर जिसका, किसका, यानी विष्णु का, तो बहुब्रीहि समास है उनके लिए प्रयोग किया जाता है। स्पष्टीकरण दिया गया है, जैसे पीत है जो अंबर, विशेषण विशेष का संबंध है, अतः वह कर्मधारय समास है। लेकिन बहुब्रीहि समास पीत है अंबर जिसका अर्थात विष्णु का, तो में तीसरे पद की प्रधानता है, विशेष अर्थ की प्रधानता तीसरे पद में आ गई, अर्थात विशेष व्यक्ति के लिए आ गया, अतः यह बहुब्रीहि समास के उदाहरण है। द्विगु और बहुब्रीहि समास में अंतर। द्विगु समास में पहला पद संख्या सूचक होता है, पहला पद दूसरे पद की संख्या बताता है, जबकि बहुब्रीहि समास में पहला पद संख्या सूचक तो होता है परंतु वह संख्या की सूचना नहीं देता है, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर भी संकेत कर देते हैं। एक ही उदाहरण को दो तरीकों से यहाँ पर भी दर्शाया गया है, दिखा रहे हैं। जैसे तिरंगा हम का प्रयोग करते हैं, तीन रंगों का समाहार है अगर कहीं पर, तो वो द्विगु समास है। लेकिन तीन रंगों वाला तो विशेष हमारे राष्ट्रीय ध्वज के लिए कहा जाता है, तो बहुब्रीहि समास का प्रयोग है, तो इसको भी आपको समझना पड़ेगा। समास और संधि में अंतर होता है। कुछ बच्चे छात्र जो है समास और संधि में अंतर नहीं अगर समझ पाते हैं तो गलतियां होती हैं। संधि दो वर्णों के मेल में होती, आ हो जाता है जैसे, जबकि समस्त शब्दों के मेल से बनता है, समास शब्दों के मेल से बनता है। संधि में वर्णों के मेल से विकार यानी परिवर्तन हो जाता है, जैसे सूर्यधन उदय, आ उ ओ हो गया है। जबकि समास दो या दो से अधिक पदों को संक्षिप्त करने, छोटा करने की प्रक्रिया है। रसोई के लिए घर का उदाहरण जैसे दिया, तो रसोई घर ये उसका संक्षिप्तीकरण हुआ है। राजा का पुत्र, राजपुत्र शब्द बना है। तो संधि और समास के अंतर आपको दिखाई दे रहे हैं कि किस प्रकार से सूर्योदय, विद्यार्थी, इस तरह के कई शब्द आप संधि में करते चले आ रहे हैं, देख रहे हैं, और यहाँ पर समास को भी आपने समझ लिया है। इस प्रकार से आपके MCQ प्रश्नों के अभ्यास के लिए भी कुछ प्रश्न तैयार किए गए हैं, जिसमें कि आपको MCQ प्रश्न और उनके उत्तर भी प्राप्त होंगे, और आशा है कि आप इस MCQ से लाभान्वित होंगे, लाभ भी आपको मिलेंगे। यथाविधि शब्द में कौन सा समास है? तो यथाविधि आपने अभी पढ़ा था कि अव्ययी भाव समास होना चाहिए, पहला पद अव्यय है इसलिए। दूसरे प्रश्न में पूजा घर, तो हम पूजा के लिए घर कह देते हैं, तो तत्पुरुष समास होना चाहिए। उत्तर में नील गगन शब्द का समास भेद पहचान कर लिखिए, तो समास भेद अब आपको इसमें से निकालना है, तो कौन सा विशेषता है, विशेषण विशेष्य है, तो कर्मधारय समास होना चाहिए। चौथे वाले में गृह प्रवेश शब्द में कौन सा समास है? गृह में प्रवेश, तत्पुरुष होना चाहिए। पांचवें नंबर में चांद, एक योजक चिन्ह और सूरज शब्द है, कौन सा समास है इसमें आपका? तो आपको पता हो कि ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। ठीक इसी प्रकार से पीले हैं वस्त्र जिसके, समास विग्रह के विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका समस्त पद लिखिए आप। तो समस्त पद में पीले हैं वस्त्र जिसके, पीतांबर शब्द बनेगा, तो उसको आपको लिखना है। MCQ प्रश्न अभ्यास के लिए में 7वां प्रश्न जो है राष्ट्र का पति। अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो राष्ट्रपति शब्द सही है, का लोप होना है। किस समास में पूर्व पद प्रधान और अव्यय होता है? तो स्पष्ट था कि अव्ययी भाव समास में होता है, तो वहाँ पर अव्ययी भाव का प्रयोग होना चाहिए आपका। 9 नंबर में द्विगु समास का सही उदाहरण। द्विगु समास में
संख्यावाची होना चाहिए। तो नवनिधि शब्द जो है वो द्विगु समास का उदाहरण है। हवन के लिए सामग्री, तो हवन सामग्री शब्द सही है, उसका विकल्प हमें ढूंढना है। आपको MCQ प्रश्नों के अभ्यास करवाए गए हैं। इसी प्रकार से आप अन्य प्रश्नों के भी अभ्यास स्वयं भी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और इस प्रकार से आपको जो है बहुत सारी चीज़ें, उपसर्ग, प्रत्यय और समास की जानकारी आपको प्राप्त हो रही है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें आप शेयर करें और लाभ प्राप्त करें। निश्चित रूप से जो है मुझे आशा है कि इस प्रकार से प्रश्नों के उत्तरों से आपको एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त होगी। और धन्यवाद।